वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट की तरफ से जीएस जो कंपटीशन कराया गया इस बार, कई सारे बच्चे जानते हैं और जो इस एग्जाम्स में बैठे थे उसी का सॉल्यूशन लेके आए हैं। इस एग्जाम्स में कई सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा भाग लिया इसमें। तो उसी जीएस कंपटीशन का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं ग्रामर पार्ट्स का, जिस इस वीडियो लेक्चर में हम 6 टू 9th और 9th टू 12th 6 टू 8th माफ कीजिएगा 6 टू 8th और 9th टू 12th तक के दो कैटेगराइज में पेपर कराया गया, जिसमें से 6 से 9 तक की कक्षाओं के लिए अलग से एग्जाम्स हुए थे, 9 से लेकर के 12 तक के लिए अलग से एग्जाम्स, अलग कैटेगरी, अलग क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं और उसी का सॉल्यूशन, उसी ग्रामर पोर्शन का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, पूरे ब्रीफ में, पूरे एक्सप्लेनेशन में आपको हम समझा दे रहे हैं। तब तक आप अपने नोट्स को उठाइए, अपने क्वेश्चन पेपर को उठाइए, पेन को निकालिए और क्वेश्चन को देखना शुरू करिए, उसको समझना शुरू करिए और लाइक, शेयर, कमेंट और भी कई सारे लोगों के साथ जो एग्जाम्स दिए हैं उनको नहीं पता है कि वीडियोस आई हैं, उनको जरूर ये वीडियोस आप शेयर करिए और तुरंत शेयर करिए, वो भी देख लें कि हमारा क्वेश्चन कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आए थे बहुत इजी टू टफ नहीं आए थे, क्वेश्चन का एकदम से लेवल आप ही का लेवल था। क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव भी बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि क्वेश्चन को ज़्यादा इजी कर देंगे तो कई सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को ज़्यादा टफ कर दिया जाए तो कई सारे बच्चे का क्वेश्चंस में कम कर पाते हैं। इसीलिए इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया और बाकी ये कॉम्पिटिटिव थे, कॉम्पिटिशन्स का, जिसका मतलब ही होता है आपको कॉम्पीट करना, अपने से ज़्यादा की क्वेश्चंस को लगाना, अपने से थोड़ा अपने लेवल से टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं, ग्रामर पोर्शन को सॉल्व करा देते हैं। जैसे कि ग्रामर पोर्शन में जो क्वेश्चंस आए थे वो भी ज़्यादा टफ नहीं आए थे, ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन थे और उन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। तो आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स के बारे में बताना है। सिनोनिम्स में जैसे पहला है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स प्रचलित वर्ड है, खासकर इस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। तो पैराडॉक्स की 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पैराडाइज, स्टुपुलेट, प्रोहिबिट, रिप्रोड्यूस। तो पैराडॉक्स की सिनोनिम्स का मतलब होता है इसी से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। तो जैसे पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास करना, विरोधाभास, किसी चीज़ का विरोध करना, मतलब किसी चीज़ को सही ना मानना, उसका हमेशा विरोध करना, लाइक दैट, उसे कहा जाता है विरोधाभास। तो पैराडॉक्स से थोड़ा राइमिंग सेम हो रहा है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। स्टुपुलेट का मतलब भी होता है किसी से शर्त लगाना, किसी से विरोध करना, किसी के विपरीत जाना। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। रिप्रोड्यूस का मतलब भी होता है किसी चीज़ को किसी के सामने रिप्रेजेंट करना। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो स्टुपुलेट जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। दूसरा है आपको एंटोनिम्स यूज करना है। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम, और जिसमें से क्वेश्चन है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका, जैसे दिख रहा होगा, ओमनी प्रेजेंट, एवर प्रेजेंट, डॉटेड, एंटीक्वेटेड। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब भी ये यूबिक्विटस का ये सिनोनिम्स है। एवर प्रेजेंट भी यूबिक्विटस का सिनोनिम्स है, सर्वत्र, हर जगह। और एंटीक्वेटेड का मतलब भी होता है एंटिक चीज, पुरानी चीजें जो होती हैं उन्हें एंटीक्वेटेड कहा जाता है। तो बचा डॉटेड का मतलब होता है जो हर जगह ना रहे, डॉटेड। तो डॉटेड आपका एक करेक्ट आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सी, डॉटेड, सही हुआ। तो थर्ड वन है गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेशंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है दैट कैन नॉट बी डन विदाउट। दैट कैन नॉट बी डन विदाउट, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका देना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसके बिना कुछ किया ना जा सके। तो इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है असंभव। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं। दैट कैन नॉट बी डन विदाउट, थोड़ा अटपटे लगते हैं, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस ये जो आते हैं अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है असंभव। इंडिस्पेंसिबल्स। तो इंडिस्पेंसिबल्स का मतलब जो होता है आहार्यता, अनिवार्यता,
अनिवार्य वो आपका हो जाता है इंडिस्पेंसिबल्स। दूसरा है, तीसरा ऑप्शन नंबर सी है इम्पॉसिबल, और डी ऑप्शनल है अनमैनेजेबल। तो आपका इसमें जो सही होगा वो है आपका इंडिस्पेंसिबल, राइट आंसर। अनिवार्यता, तो किसी चीज का अनिवार्यता बताता है, दैट कैन नॉट बी डन विदाउट। फोर्थ है टिक द करेक्ट इडियम्स। टू पुट टू एंड टू टुगेदर, टू पुट टू एंड टू टुगेदर, इसका जो करेक्ट इडियम्स है वो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे टू बियर द ब्रंट ऑफ, टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट, टू पुट ऑफ, टू पुट ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस। तो टू बियर द ब्रंट ऑफ मतलब किसी चीज को सहना, टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट्स किसी ऑब्वियस फैक्ट्स को कंक्लूड करना। तो लाइक दैट टू पुट टू एंड टुगेदर का आपका ऑप्शन जो नंबर है वो बी सही है, टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट। 5वें नंबर पे आते हैं, फाइंड द एरर आपका है, उसमें है सी डज नॉट वांट अनदर पेन, सी डज नॉट वांट अनदर पेन। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है आपका एरर से पूछा गया है क्वेश्चन, सी डज नॉट वांट अनदर पेन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो अनदर का प्रयोग ना करके हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि ऑप्शन नंबर सी जो है मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है। जैसे ए बी सी डी ऑप्शन दिया, सी में डी सही है, डी में सी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है इसमें सही करना पड़ेगा, क्योंकि सी ये आपका गलत है, गलत सी पार्ट में खराबी है। नेक्स्ट वन है हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन डॉट डॉट यस्टरडे, हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन डॉट डॉट यस्टरडे। तो इसमें जो है आपका 4 ऑप्शन है, यू हैव ड्रैंक, वर यू ड्रिंकिंग, डिड यू ड्रिंक और डू यू ड्रिंक। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है, जैसे यस्टरडे दिया गया है तो आपको पास्ट की चीज दिखाता है, पास्ट, यस्टरडे मीन पास्ट, तो इसमें केवल पास्ट में एक ही है, वो है डिड यू ड्रिंक। तो हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन डिड यू ड्रिंक यस्टरडे, ऑप्शन नंबर सी। 6 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट वन है 7, द किंग डाइड, द किंग डाइड, राजा मर गया। तो आपका 4 ऑप्शन है, हेयरलेस, एयरलेस, हेयरलेस, एयरलेस, मतलब कि सेम है, चारों ऑप्शन सेम है, बस स्पेलिंग्स की मिस्टेक से इधर उधर आपको देखना है। तो एयरलेस आपका सही होता है HEIRLESS, उत्तराधिकारी का अर्थ होता है एयरलेस। तो राजा के लिए एक उत्तराधिकारी वर्ड यूज होता है, वो होता है, उसकी स्पेलिंग्स होती है HEIRLESS, एयरलेस, उत्तराधिकारी। तो आपका 7 में बी आंसर सही होगा। फाइंड द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, वोकल, मिस्टिकल, फोकल एंड व्हीकल। तो इसमें जो है वोकल की स्पेलिंग भी सही है, मिस्टिकल की भी सही है, फोकल भी सही है, तो गलत आपका हुआ डी, व्हीकल। व्हीकल की स्पेलिंग आपकी होती है VEHICLE, ना कि CAL। तो व्हीकल ये स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग आपकी गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हुआ, मतलब सही हुआ। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, 9 का क्वेश्चन है आपका, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग्स भी ढूंढना है आपको कि कौन सी स्पेलिंग सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस में आपको कौन सी सही स्पेलिंग है उसको आपको टिक करना था। तो इसमें लिखा है आपको, आप लोग पढ़े हुए कनाइशर। तो कनाइशर का मतलब होता है विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, किसी चीज़ में जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें बोला जाता है कनाइशर। तो इसमें जो आपकी स्पेलिंग्स है वो आपका डी नंबर सही है, CONNOISSEUR, कनाइशर, आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, दिस बुक इज, दिस बुक इज। अब 4 ऑप्शन है, योर, योर्स, माइन या बी एंड सी। तो बी एंड सी, आप जैसे क्वेश्चन लिखा गया है दिस बुक इज, अब यहाँ पे आपको क्या भरना है, एडजेक्टिव नहीं भरना है, आपको यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ना है। तो केस चार्ट में आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा होगा कि यहाँ पे योर नहीं होगा, लास्ट में योर कभी भी ये प्रोनाउन का काम नहीं करता है, एडजेक्टिव के साथ आते हैं, मतलब एडजेक्टिव का काम करते हैं वो। और आपका है माइन, माइन भी आप यूज कर सकते हो, प्रोनाउन है, या आप यूज करना है यहाँ पे योर्स। 2 प्रोनाउंस आप यूज कर सकते हो। अगर यही होता दिस इज योर बुक तब आपका योर सही होता, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन आपको लिखना है, तो प्रोनाउन में आपका योर्स या माइन में से एक सही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में मिला है बी एंड सी बोथ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हुआ। 11 है क्वेश्चन नंबर,
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू नियरेस्ट संडे। तो संडे के पहले या किसी भी नाउन के पहले जैसे कि आप यूज करते हो तो नियरेस्ट का यूज नहीं करें अभी, नेक्स्ट संडे, अगले संडे यूज होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका हाँ लास्ट संडे, नेक्स्ट संडे, प्रीवियस संडे एंड नो इम्प्रूवमेंट, लेकिन इसमें आपका आंसर नंबर बी सही होगा, नेक्स्ट संडे। क्वेश्चन नंबर 12 है, देयर इज नन हु वांट्स टू स्टे इन दिस रूम विदाउट एसी। देयर इज नन हु वांट्स टू स्टे इन दिस रूम विदाउट एसी। फाइंड द एरर आपको करना है। इसमें गलतियां कहाँ पे हुई हैं? गलतियां होता है कि जैसे देयर इज नन है तो इसके साथ यूज करते हैं हम दैट वांट्स का। देयर इज नन दैट वांट्स, ना कि दैट वांट। दैट वांट नहीं यूज करते, हु वांट भी गलत ऑप्शन है। नो इम्प्रूवमेंट करना है इसमें, दैट वांट से आपका आंसर सही होगा। 12 का सी आपका सही हुआ। थर्ड नंबर है, ही केम डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, ऑफ का प्रयोग इन स्पाइट के साथ यूज होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ही केम इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल्स। तो मतलब कि बिजी शेड्यूल्स जो होते हैं यहाँ पे आपके बावजूद के अर्थ में आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर आफ्टर ईयर हैज़ पास्ट। साल दर साल बीतते गए, तो आपका यहाँ पर यूज होगा ईयर आफ्टर ईयर हैव पास्ट यूज होता है, ना कि हैज़ पास्ट यूज होते हैं। नेक्स्ट वन है, डू यू लाइक वेजिटेबल। डू यू लाइक वेजिटेबल। तो वेजिटेबल आपका ये ऑप्शन, ये आपका वेजिटेबल नहीं होता, वेजिटेबल्स होते हैं, ना कि वेजिटेबल होता है। तो वेजिटेबल पार्ट आपका गलत है। तो 15 का आपका सी क्वेश्चन नंबर सही हुआ। 16 है, हिज पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। इसको बदलना है पैसिव वॉइस में। तो लगता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनता है, लेकिन आपको इसमें दिया गया दे हैव हिज पॉकेट पिक्ड, दे हैव हिज पॉकेट, ये गलत है, ये पहले से। पिकिंग हैज़ बीन डन टू दिस पॉकेट, पिक्ड हैज़ बीन हिज पॉकेट, समवन हैज़ पिक्ड हिज पॉकेट, नो चेंज। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समवन हैज़ पिक्ड हिज पॉकेट। समवन यूज करते हैं, कुछ अनदर हम प्रोनाउंस को ले लेते हैं समवन सब्जेक्ट बना के, समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 16 क्वेश्चंस हो गए। अब 17 क्वेश्चन है नरेशन से रिलेटेड है। रमेश सेड टू हिम हाउ डू यू डू। इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। रमेश सेड टू हिम हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू। रमेश सेड टू हिम हाउ डू यू डू। इसका हिंदी अर्थ होता है आप कैसे हो, आप कैसे हो। अगर आपको हिंदी अर्थ इसका पता है तो आप लोग इसका इनडायरेक्ट नरेशन आसानी से बना सकते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन दिया है, रमेश टोल्ड हिम हाउ डिड यू डू। इसमें बिल्कुल गलत है क्योंकि टोल्ड का यूज हुआ है। रमेश आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, ये भी ठीक है, लेकिन यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। रमेश आस्क्ड हिम हाउ यू वर, गलत है। रमेश आस्क्ड हिम हाउ आई वाज। तो यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट है हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही। तो दैट्स बी आपका करेक्ट आंसर हुआ, रमेश आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। एंड क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन जो है वो 19 क्वेश्चन है। जैसे 19 क्वेश्चन में आया था आपका ही इज ब्लाइंड डॉट डॉट हिज ओन फॉल्ट्स। तो आपको इसमें लग रहा होगा प्रीपोजिशन ही भरना है। तो विथ, टू, बाई, फ्रॉम। विथ, टू, बाई, फ्रॉम, इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स। ब्लाइंड के साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? टू का। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 20, सी मेट हिम ऑन लास्ट संडे। तो जब किसी भी नाउन के पहले, जैसे कि इसमें जो है जब किसी भी ऑप्शन में दिया गया है इन, ऑन, एट, नन ऑफ दीज, लेकिन आपको ये रूल्स पता होने चाहिए कि जब किसी नाउन के पहले लास्ट, नेक्स्ट या यस्टरडे इन सब का प्रयोग होता है, टुमारो इन सब का प्रयोग होता है, तो इन, ऑन, एट इन सब का प्रयोग, प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता ही नहीं है। तब आप यहाँ पे क्या होगा, इसमें नन ऑफ दीज, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ना इन, ना ऑन, ना एट। तो आपका क्वेश्चन इसमें जो है डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी होगा। तो ये था 9 to 12 टोटल 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जिसमें से फिर से एक बार हम इंडिविजुअली बता देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से किसमें कौन सा सही है। जैसे पहले में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट था, उसमें से
पैराडॉक्स का जो था स्टुपुलेट सही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट दूसरे का यूबिक्विटस का डॉटेड होगा। एंड थर्ड क्वेश्चन का इंडिस्पेंसिबल। एंड चौथे का आपका होगा टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट। पांचवे का आपका अनदर गलत होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर इसमें सी पार्ट में गलत खराबी है तो डी आपका आंसर सही होगा। 6 में आपका हो जाएगा डिड यू ड्रिंक। एंड 7th में आपका हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी एयरलेस। एंड 8 में आपका हो जाएगा फाइंड द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड में व्हीकल की स्पेलिंग गलत है इसमें। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग कनाइशर, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही है। दिस बुक इज योर्स या माइन दोनों सही है तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी एंड सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू नियरेस्ट संडे, तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वहाँ पे नेक्स्ट संडे होगा, नियरेस्ट संडे नहीं होगा। देयर इज नन हु वांट्स टू स्टे इन दिस रूम विदाउट एसी, तो यहाँ पे दैट वांट्स यूज होता है। ही केम डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ का यूज ना होकर हम यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। एंड 14 है ईयर आफ्टर ईयर हैव पास्ट होता है। डिड डू यू लाइक वेजिटेबल, नहीं वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल गलत है। हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड, इसमें आपका डी समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट सही होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है आपका इनडायरेक्ट नरेशन से, तो इसमें क्वेश्चन नंबर बी आपका सही होगा, हाउ ही वाज वाला। क्वेश्चन नंबर 18 में यू डोंट लाइक शुगर इन योर टी, तो यहाँ पे होगा डोंट यू, आपका क्वेश्चन टैग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है ही इज ब्लाइंड डॉट डॉट हिज ओन फॉल्स, तो यहाँ पे आपका 2 सही होगा। एंड 20 है आपका सी में थीम ऑन लास्ट संडे नहीं होता, इनके पहले किसी प्रीपोजिशन का हम इन ऑन एट जैसे प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपका नन ऑफ दीज होगा आंसर। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट हम जीएस का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि दीपक सर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। आपके सॉल्यूशंस पूरे उन्हीं के द्वारा अच्छे तरीके से मिलेंगे। तब तक आप इंग्लिश का अब ऑब्जर्व कर लीजिए कितना ज़्यादा क्वेश्चन हमारा सही हुआ है, कितना ज़्यादा गलत हुआ है, कितने सही है कितने गलत है, किस लेवल से आपका क्वेश्चन उठा था आपको ऑब्जर्व करना है। और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, तुरंत वो भी अपना आंसर देख ले। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वेरी गुड इवनिंग डी स्टूडेंट्स, मैं दीपक वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से जो अभी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाई गई है, इसका ये जो वीडियो है ये इसके पेपर के सॉल्यूशन को लेकर है, जिसमें आपने इसके पहले पार्ट में देखा कि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश पोर्शन के, इंग्लिश सेगमेंट के, तो उसको आपको हिमांशु सर ने सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व करवाया है। तो आप अपने क्वेश्चंस को और आपने जो किया है उसको जाकर पेपर से मैच करिए और आप ये चेक करिए कि आपका इंग्लिश में कैसा स्कोर रहा। तो उसी के आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके एग्जाम में जो जीएस सेगमेंट से जो क्वेश्चंस आए थे, यानी कि जीके के जो क्वेश्चंस आए थे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, और इसके साथ ही हम पूरी तरीके से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने स्कोर को चेक करिए कि हमने कितना स्कोर किया है या फिर कितना अच्छे से एग्जाम में हमने अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर परफॉर्म किया है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आपके कैटेगरी, जो ये कैटेगरी चल रही है ये है 6 से 8 वाली कैटेगरी, यानी कि इसमें जो पेपर हुआ है 6 से 8 की कैटेगरी का, उसके जीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है 6 से 8 वाली कैटेगरी में रामायण किसने लिखी है, जिसमें ऑप्शंस आपके थे वेद व्यास, कालिदास, महर्षि वाल्मीकि और इनमें से कोई नहीं। अब बात करें अगर ऑप्शन नंबर ए की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा महर्षि वाल्मीकि, यानी रामायण को लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक रामायण जो है और तुलसीदास भी लिखे हैं और एक रामायण महर्षि वाल्मीकि जी भी लिखे हैं, लेकिन असल में जो रामायण है वो आज से लगभग 3000 साल पहले लिखी गई थी महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अब इस वीडियो में यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि रामायण जो है, रामायण इसको लिखा था महर्षि वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में है, महर्षि वाल्मीकि जी ने। ठीक है, ये इन्होंने रामायण लिखी थी जो कि संस्कृत भाषा में थी, संस्कृत भाषा में। ये लगभग 3000 साल पहले लिखी गई थी। लेकिन जो तुलसीदास जी ने लिखा है, इन्होंने लिखा है रामचरितमानस,
और ये लगभग 1600 ईस्वी के करीब में लिखी गई थी तुलसीदास जी के द्वारा। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन रामायण किसने लिखी थी, इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। अब जो बाकी के 2 ऑप्शन हैं इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वेद व्यास जी, वेद व्यास यानी कि जो एक सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत को लिखा था वेद व्यास ने। फिर कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, यानी दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है चार मीनार कहां पर स्थित है। तो चार मीनार जो है इसका जो आंसर होगा ये होगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हैदराबाद। अब इसके बाकी के ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल है, दिल्ली में इंडिया गेट है, इसके बाद और लोटस टेम्पल, लाल किला, रेड फोर्ट, ये सारी चीजें दिल्ली में हैं। और उसके बाद मुंबई में बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है आपका भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो इसमें आपके ऑप्शन थे मीरा कुमार, सरोजनी नायडू, किरण बेदी और सुचेता कृपलानी। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी करेक्ट आंसर वो होगा सुचेता कृपलानी। यानी सुचेता कृपलानी जो है ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अब इसके बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए है मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही थी। सरोजनी नायडू ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। फिर तीसरा ऑप्शन है किरण बेदी। किरण बेदी ये भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं। यानी कि अगर इसमें पूरे ऑप्शंस की हम बात करें तो इसमें होगा आपका ये जो आपका है मीरा कुमार ये लोकसभा अध्यक्ष थी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। और उसके बाद सरोजनी नायडू ये थी पहली महिला राज्यपाल। इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को। फिर ऑप्शन नंबर तीसरा किरण बेदी ये भारत की पहली IPS अधिकारी थी, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी किरण बेदी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। यानी इसका आंसर होगा सुचेता कृपलानी जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में यानी डी में है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, भारत में कितने राज्य हैं, यानी अभी भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, राज्यों की संख्या पूछा है। तो इसमें ऑप्शन थे आपके, ऑप्शन ए 29 राज्य, ऑप्शन बी 27 राज्य, ऑप्शन सी 28 राज्य, ऑप्शन डी 30 राज्य। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 28। इसके पहले 29 राज्य थे, लेकिन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उससे छीन लिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसीलिए राज्यों की संख्या घट करके 29 से 28 हो गई है। ठीक है, और इसी के साथ हम बता दें आपको कि केंद्र शासित प्रदेश भी जो है वो 9 थे, लेकिन अभी हाल ही में दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय हो गया है, इसलिए अब केंद्र शासित प्रदेश भी 8 ही हो गए हैं। यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में अभी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी भारत का क्षेत्रफल पूछा है। तो इसमें आपके ऑप्शन में थे 32,87,263, 32,86,263 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद ऑप्शन सी था 32,78,263 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी था 33,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा, जो इसका आंसर होगा कि भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, जिसमें भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर।
तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। अभी जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में शायद हमने डिस्कस किया था कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो फिर से हम आपको क्वेश्चन, अगर आप आ गया है आगे क्वेश्चन कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो हम इसको बता देते हैं। आप इसमें अगर ऑप्शन की चर्चा करें तो इसमें 4 ऑप्शन है, कौन कौन से, नई दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज और सूरत। तो इसमें आपका जो सही होगा वो होगा मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई में। अब एक और आता है कि इंडिया गेट भी आता है। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें से गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, जिसमें ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा यानी करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वेद है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। यानी कि जो हम सूर्य होता है उसकी जो किरणें होती हैं, जो प्रकाश मिलता है, इससे कौन सी विटामिन हमें मिलती है। तो सूर्य से जो विटामिन मिलती है वो मिलती है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है, सूर्य के किरणों के प्रकाश से। ठीक है, और उसके बाद अब इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी है जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई है और ऑप्शन नंबर डी जो कि विटामिन के है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन आपका सही होगा विटामिन डी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, यानी कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाया जाता है। और ये किसके याद में मनाया जाता है, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस को एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो ये सब जानते होंगे, लगभग आपने किया भी होगा, लगभग उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस ये क्वेश्चन सभी बच्चे सही किए होंगे। क्वेश्चन है आपका कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। इसमें ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर ए बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी और ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। तो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अब अगर इसमें चारों ऑप्शंस की बात कर लें तो प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर ए यानी प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति थी, सॉरी। द्रौपदी मुर्मू तो अभी वर्तमान में ही राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि किरण बेदी जो है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में भगत सिंह और डी में रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को सबसे पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है। भारत का राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम, ये भारत का राष्ट्रगीत है। और इसको लिखा किसने है, इसमें ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी महात्मा गांधी, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका एक और नाम है बंकिम
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, ठीक है। तो इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही होगा। 11 में भी और 12 में भी बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? मतलब कि इसे बनाने में लगभग 6 साल का टाइम लगा था और इसे शुरू किसने करवाया और अंत किसने, मतलब फाइनली इसको बनाकर तैयार किसने करवाया? ये दो अलग अलग चीजें हैं। शुरू करवाया था, इसमें ऑप्शन है यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है आपका, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और ऑप्शन डी बाबर। तो इसमें आपका जो 13 का भी बी सही होगा, यानी कि दिल्ली में कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था और इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 14, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जैसा कि आप जानते हैं जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में है। तो ये जो है ये घटना हुई थी 1919 में और यहाँ पर गोली चलवाने का आदेश किसने किया था? और यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, बी जनरल डायर, सी लॉर्ड मैकाले, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 14 का बी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बात करें वारेन हेस्टिंग्स की, तो वारेन हेस्टिंग्स जो है ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। फिर लॉर्ड मैकाले जो है, मतलब कि ये वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले अस्थायी गवर्नर जनरल थे, लेकिन भारत के पहले अस्थायी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और लॉर्ड मैकाले जो है ये भी भारत के गवर्नर जनरल थे और इन्होंने भारतीय स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य किया था, ठीक है। यानी जो अभी वर्तमान शिक्षा पद्धति है ये किसने लागू की थी? लॉर्ड मैकाले ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर सही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में जो ऑप्शन सही होगा वो भी बी ही है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन की सॉल्विंग में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और क्वेश्चंस को लगातार देखते रहिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर अपने डाउट को बताइए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मतलब जब उसे बुखार नहीं रहता है तो एकदम नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, आदमी के शरीर का, इंसान के शरीर का, वो कितना होता है? ऑप्शन ए है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 38.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 38.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 97 फ़ारेनहाइट। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ये क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो ये 98 फ़ारेनहाइट होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दो तरीके से आती है, एक होता है कि विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक नदी कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो नॉर्मली पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी में यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए अमेजन नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी सांगपो नदी, ऑप्शन डी कांगो नदी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील नदी। नील नदी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6500 से भी ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
तो इसमें ऑप्शन है पहला मनोज पांडे, बी बिपिन रावत, सी मनोज मुकुंद नरवणे और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन सही होगा यानी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 में, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनोज पांडे जो है ये अभी भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं यानी प्रमुख हैं। ठीक है, तो इसमें बिपिन रावत सेकंड पर ऑप्शन है। बिपिन रावत तो ये भारत के पहले सीडीएस थे, लेकिन ये अभी एक हेलीकॉप्टर हादसे में मारे जा चुके हैं। उसके बाद मुकुंद नरवणे इसके पहले सेना प्रमुख थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, पढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पहले स्टेपीज, दूसरी यानी बी फीमर, ऑप्शन नंबर सी फेलिस और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपने आई होप आपने ये क्वेश्चन तो सही किया ही होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस यानी पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसको आपने सही किया होगा। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो होती है फीमर। क्या होती है? फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कि इसका नाम है फीमर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो आपका सही होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो धरती पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो कुल धरती पर, पूरे धरती पर लगभग 3 भाग में पानी है और 1 भाग में आपका जमीन है, जिसको हम स्थल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, यानी कि भारत धरती पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो इसमें ऑप्शन ए है 72%, बी 78%, सी 71%, डी 75%। तो इसमें आपका होगा 71% करेक्ट होगा, यानी धरती पर लगभग कितने परसेंट पानी है? 71%। और ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, तो 21 का सी सही होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी, जिसमें ऑप्शन है गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु और डी सतलज। तो इसमें जो होगा ऑप्शन आपका जो आंसर होगा भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये होगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ये कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? वो है ब्रह्मपुत्र। और सबसे बड़ी नदी कौन है, यानी लंबी नदी कौन है? वो है गंगा। ठीक है, तो यहाँ पर चौड़ी पूछा था, चौड़ी में आपका ब्रह्मपुत्र होगा और ब्रह्मपुत्र ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसमें ऑप्शंस हैं टिहरी बांध, बी ऑप्शन हीराकुंड बांध, सी ऑप्शन मेटूर बांध और डी ऑप्शन भाखड़ा नांगल बांध। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो होगा भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध, यानी कि ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध होगा। और टिहरी बांध कहां पर है? उत्तराखंड में। ये 2 नदियों के संगम यानी कि मिलने के स्थान पर बनाया गया है, जिसमें से भागीरथी नदी और भिलांगन नदी जहां पर मिलती है वहीं पर टिहरी बांध बनाया गया है और ये उत्तराखंड में है। और बात करें अगर, तो हीराकुंड बांध आपका ये उड़ीसा में पड़ता है, मेटूर बांध ये आपका शायद कर्नाटक में पड़ता है, कंफर्म नहीं है थोड़ा सा। और ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो भाखड़ा नांगल बांध है ये आपका पंजाब में पड़ता है, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो इसमें ऑप्शन है माउंट आबू पहला, बी माउंट एवरेस्ट, सी नंदा देवी और डी है आपका गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 जिसको बोलते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 24 में गॉडविन ऑस्टिन सही होगा। तो गॉडविन ऑस्टिन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है। और ऑप्शंस की बात करें तो माउंट आबू ये आपका राजस्थान में है अरावली पर्वत पर। माउंट एवरेस्ट ये हिमालय पर्वत की सबसे यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में है। और नंदा देवी ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में। और गॉडविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के उस भाग में जिसे हम पीओके कहते हैं, जो कि भारत के अभी वर्तमान भारत के हिस्से में नहीं, वो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पीओके बोला जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 से भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी ओम बिरला, ऑप्शन डी अमित शाह। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो 25 का बी सही होगा, यानी कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जो कि वेंकैया नायडू की जगह पर इन्होंने कार्यभार संभाला है। यानी इसके पहले कौन थे? वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे और अभी जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है। ओम बिरला अभी लोकसभा अध्यक्ष हैं और अमित शाह बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान ऑप्शन है सहारा, बी गोबी रेगिस्तान है गोबी मरुस्थल, सी थार मरुस्थल, डी कालाहारी मरुस्थल। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल कौन सा है? सहारा, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 के ऑप्शन नंबर ए में होगा। ठीक है। यानी 26 का आपका कौन सा सही है? ए ऑप्शन। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ये करीब 10 देशों में फैला हुआ है। और गोबी जो है ये भी आपका चाइना, मंगोलिया और चीन में पड़ता है। थार भारत में है, थार रेगिस्तान भारत के राजस्थान की और गुजरात के कुछ हिस्सों में है। फिर कालाहारी मरुस्थल जो है ये आपका पड़ता है, ये भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। 27 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 27, टेलीविजन पर यानी टीवी पर आने वाला सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? यानी रामायण को किसने बनाया है, यानी कौन इसके डायरेक्टर हैं? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए यश चोपड़ा, बी राज कपूर, सी देव आनंद, डी रामानंद सागर। तो जो रामायण आता है आपका ओरिजिनल वाला, अभी तो कई सारे रामायण बन गए हैं, लेकिन जो सबसे पहले रामायण बना था उसके डायरेक्टर, उसी के बारे में पूछा है जो टीवी सीरियल पर आता है। तो रामायण के जो निर्माता हैं वो हैं रामानंद सागर, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 27 के ऑप्शन नंबर डी में है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इसमें है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जिसमें ऑप्शन है 5 सितंबर, 21 जून, 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा 28 का जो आंसर होगा वो होगा 21 जून, यानी कि ये आपके ऑप्शन नंबर बी में है। यानी 28 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। यानी योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डे। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है आपका ए प्रतिभा पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी सुचेता कृपलानी, डी किरण बेदी। तो इसमें आपका जो सही होगा वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा सही होगा आंसर? ये होगा सही आपका बी, यानी कि भारत की पहली
महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अगर बात करें प्रतिभा पाटिल की, तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और सुचेता कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री थी महिला में। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये लगभग सभी लोग इसको कर लिए होंगे और जो नहीं कर पाया होगा वो महागधा होगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, जिसमें है विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, यानी कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो वो हैं 7, यानी कि इसमें आपके कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में है और ये क्वेश्चन नंबर 30 में है और 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है अगर पूछेगा तो इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन नंबर ए है बैकाल झील, बी है सुपीरियर झील, सी है कैस्पियन सागर झील, डी है विक्टोरिया झील। तो इसमें जो सही होगा वो होगा आपका कैस्पियन सागर झील, विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व के सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है कैस्पियन सागर झील जो कि एशिया महाद्वीप में है। अब बात करें इसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी जिसमें बैकाल झील है, बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है जो कि रूस में पड़ती है। और उसके बाद सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वो है सुपीरियर झील। ताजे पानी की पूछेगा तो सुपीरियर झील, अगर नॉर्मली वैसे पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर। विक्टोरिया झील ये भी ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32 की। आई होप आपने इसको टिक कर लिया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, 32। क्वेश्चन है आपका अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। अभी हाल ही में 2022 में जो कतर में फीफा विश्व कप हुआ है फुटबॉल को लेकर के, फीफा विश्व कप मतलब फीफा विश्व कप जो होता है वो फुटबॉल के लिए ही होता है। तो अभी हाल ही में कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप की विजेता टीम भी अर्जेंटीना है। ठीक है, अर्जेंटीना है। तो यहीं पे पूछ लिया कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। ऑप्शन है आपका वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, ब्यूनस आयर्स, डी सेंटियागो। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्यूनस आयर्स, यानी अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। ठीक, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो 32 का कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33। कह रहा है कि उड़ीसा की राजधानी निम्न में से कौन सी है, यानी कि आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से उड़ीसा की राजधानी पूछा है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए पणजी, बी भुवनेश्वर, सी कोलकाता, डी कटक। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा भुवनेश्वर। क्या होगा, भुवनेश्वर। तो उड़ीसा की जो राजधानी होगी वो क्या होगी, भुवनेश्वर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन की। आनंद भवन किस जगह पर स्थित है। माफ कीजिएगा 33 नंबर क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है उसमें हमने डिस्कस नहीं किया, तो 33 नंबर क्वेश्चन पर फिर वापस आते हैं हम। उड़ीसा की राजधानी निम्न में से कौन सी है। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब बात करें ऑप्शन ए की, पणजी गोवा की राजधानी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कटक उड़ीसा का ही एक शहर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो कह रहा है कि आनंद भवन किस जगह पर स्थित है। ऑप्शन है प्रतापगढ़, बी फतेहपुर, सी प्रयागराज, डी मिर्जापुर। तो इसमें आपका जो सही होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये लगभग सब लोग कर लिए होंगे क्योंकि आपके आसपास का ही क्वेश्चन है। तो आनंद भवन कहाँ पर है, ये है प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये सारी गुफाएं आपने पढ़ी होगी। तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये आपका
कहाँ पर स्थित है, इसे हम देखते हैं आपके ऑप्शन में। ऑप्शन आपका है ए गोवा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी झारखंड। तो इसमें से आपका जो सही होगा यानी क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और एलोरा की भी गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि अजंता की गुफाएं कहां पर है? अजंता की गुफाएं आपकी है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो एनसीसी का मुख्यालय, क्वेश्चन नंबर 36 है, एनसीसी का मुख्यालय पूछा है। ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी शिलोंग। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, यानी कि जो एनसीसी है, एनसीसी का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? विश्व बैंक आपने सुना होगा, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए है वियना, बी रोम, सी जेनेवा, डी वाशिंगटन डीसी। तो ये आपका इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी कहां पर है? अमेरिका। और ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी भी है। वियना कहां पर पड़ता है? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, रोम इटली की राजधानी है और जेनेवा ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, रेड क्रॉस का चिन्ह किसे दर्शाता है? रेड क्रॉस मतलब कि ऐसे आपने देखा होगा कहीं कहीं लगा होता है और ये रेड में होता है, रेड कलर का होता है, प्लस का चिन्ह बना होता है और रेड कलर का होता है। तो इस तरह का चिन्ह किस चीज को दर्शाता है? ऑप्शन है आपका खतरे को, ऑप्शन बी प्रगति को यानी प्रोग्रेस को, ऑप्शन नंबर डी चिकित्सालय यानी अस्पताल को, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय शोक को। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो रेड क्रॉस होता है वो दर्शाता है चिकित्सालय को। अगर कहीं पर हॉस्पिटल होता है तो उसका मतलब, कहीं पर हॉस्पिटल होता है तो वहां पर रेड क्रॉस बना होता है। चलिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, रेड क्रॉस का चिन्ह किसे दर्शाता है? तो जैसा कि हमने बताया रेड क्रॉस का चिन्ह जो है वो चिकित्सालय यानी अस्पताल को दर्शाता है। कहीं पर अस्पताल होगा तो वहां पर प्लस का साइन रेड कलर में बना होगा, ये रेड क्रॉस होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, इसमें जो आंसर होगा ये आंसर नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 38 क्वेश्चन का सही होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। कह रहा भारतीय जनता पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है? यानी बीजेपी जिसे हम बोलते हैं, ये किस देश की राजनीतिक पार्टी है? बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, ये लगभग सभी सही किए होंगे और इसका आंसर जो होगा वो होगा भारत, यानी जो बीजेपी पार्टी है जिसकी भी वर्तमान में सरकार है, ये हमारे भारत की ही एक राजनीतिक पार्टी है। यानी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो कह रहा है पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? जिसमें ऑप्शन है एबटाबाद, बी कराची, सी चटगांव और डी इस्लामाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। और एबटाबाद भी पाकिस्तान का एक शहर है, कराची भी पाकिस्तान का मुख्य शहर है, चटगांव जो है वो बांग्लादेश का एक शहर है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। कह रहा है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ऑप्शन है कंगारू, बी बाघ, सी कीवी और डी आइबिस। तो इसमें जो होगा जो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है राष्ट्र विरोध का, बी राष्ट्रीय शोक का, सी संकट, डी प्रगति का। तो इसमें जो होगा क्वेश्चन नंबर 42 में ये आपका सही होगा कि झुका हुआ झंडा ये है शोक का प्रतीक होता है। मतलब किसी देश का झंडा अगर झुकाया गया है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उस देश में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है राष्ट्रीय शोक?
42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आई होप ये क्वेश्चन तो आप लोग सही किए होंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं था लेकिन आसान भी नहीं था, क्योंकि इसमें ऐसे दो ऑप्शन दिए गए जिसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इसमें है ऑप्शन ए ओशिनिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप, डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर जो होगा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप वो होगा ओशिनिया। कुछ लोग या लगभग सभी लोग ऑस्ट्रेलिया को टिक किए होंगे, लेकिन ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप ओशिनिया का एक देश है, और ओशिनिया महाद्वीप में लगभग 12 से 13 कंट्रीज हैं। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसके बाद पपुआ न्यू गिनी जैसे देश आते हैं। तो यहाँ पर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, यहाँ पर हम लिख देते हैं विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन होगा? कौन सा है? ओशिनिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया आज के बाद से कभी भी ऑस्ट्रेलिया को टिक मत करिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों हैं तो इसमें ओशिनिया सही होगा, यानी विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया का एक देश है। ठीक, जैसे कि भारत एशिया का एक देश है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप का एक देश है, जिसमें लगभग 13 कंट्रीज हैं, और इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी ये सारे की सारे कंट्रीज आते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 है रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा है? रोबोट जो कि एक मशीन है, यानी कि मशीन में प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग करके उसको आदमी की तरह बनाया जाता है, वो रोबोट होता है। और रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश बना है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने रोबोट को नागरिकता प्रदान की है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 44 जिसकी हमने चर्चा की कि रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने रोबोट को सबसे पहले नागरिकता प्रदान की है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी क्वेश्चन नंबर 45 में कौन सा सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ऑप्शन में है आपका ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के मिसाइल मैन भी हैं, और डॉक्टर ए आर रहमान, यानी कि ए आर रहमान ये एक सिंगर है, इंडियन सिंगर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपका है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? ठीक है, कौन सा है निम्न में से? ठीक है, तो ऑप्शन है तक्षशिला, बी काशी विश्वविद्यालय, सी नालंदा विश्वविद्यालय, डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो भारत का सबसे पुराना यानी कि पहला विश्वविद्यालय कौन है? वो है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार के राजगीर में पड़ता है। ठीक है, तो विश्व का भी बोल सकते हो, विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय वो है नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि 46, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्व का सबसे पहला यानी भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 47 है भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। पहला है ऑप्शन महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो आपका सही होगा वो होगा राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है।
क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश। ठीक, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान। और ये कौन से ऑप्शन में आपका? ऑप्शन नंबर सी। 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? यानी डॉक्टर, स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं, सर्जन, ऑपरेशन करने वाला। तो भारत की पहली महिला सर्जन कौन थी? ऑप्शन है दुर्गा बनर्जी, ऑप्शन बी चंद्रमुखी बासु, ऑप्शन सी हरिता कौर, ऑप्शन डी डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। तो इसमें आपका जो सही होगा आंसर वो होगा डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी भारत की पहली महिला सर्जन थी। क्वेश्चन नंबर 49, ये आपका विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? अभी हमने पहले ही चर्चा की थी क्वेश्चन, उसमें विश्व की सबसे बड़ी झील वाले में बैकाल झील ऑप्शन था। तो ऑप्शन है आपका सुपीरियर झील, बी बैकाल झील, सी डल झील, डी विक्टोरिया झील। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैकाल झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है जो कि रूस में है। और सुपीरियर झील, जैसा कि हमने बताया कि ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। डल झील भारत के जम्मू कश्मीर में पड़ती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, 50। फलों को पकाने के लिए किस गैस को प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए है एसिटिलीन गैस, बी एथिलीन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एथिलीन गैस। एथिलीन गैस से फलों को पकाया जाता है, या फिर वायुमंडल में भी एथिलीन गैस पाई जाती है, जिसके कारण फल पेड़ में ही पक जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी एथिलीन गैस से फलों को पकाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? यानी कि जिसे हम नॉर्मली कांग्रेस कहते हैं, इसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके बारे में आप जानते होंगे राहुल गांधी की जो पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह पूछ रहा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ऑप्शन है आपका कमल, बी हाथ का पंजा, सी पुस्तक, डी घड़ी। तो कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथ का पंजा। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 कहा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है, यानी भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी सूरत, डी अहमदाबाद। तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु को कही जाती है, यानी कि ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रिक शहर यानी कि इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 यानी 53 की। कह रहा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसमें ऑप्शंस हैं ए नर्मदा नदी, बी महानदी, सी सरयू नदी, डी यमुना नदी। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यानी करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 53 का सी सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54 कह रहा पहलगांव एक पर्वतीय शहर है, मतलब कि पहलगांव एक ऐसा शहर है जहां पर मतलब काफी ज्यादा पर्वत है शहर में। तो कह रहा यह किस राज्य में स्थित है, यानी कहां पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी जम्मू कश्मीर। और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा यानी करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहलगांव जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पहलगांव में ही अमरनाथ जो बाबा बर्फानी के नाम से जाने जाते हैं, अमरनाथ यही पहलगांव में ही है। अगर आपने एक मूवी देखी होगी अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों, तो इसमें पहलगांव की पूरी सीन दिखाई गई है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 54 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहलगांव जम्मू कश्मीर में है।
चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी लक्षद्वीप, डी लद्दाख। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 55। तो लक्षद्वीप जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया विच लीस्ट पॉपुलेशन, यानी कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और ये कौन से ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर सी में, यानी 55 का सी सही होगा। लक्षद्वीप भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है दिल्ली। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केरल। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर हैं? केरल में। और ये कौन सा ऑप्शन में है? डी। ठीक, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 56। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। कह रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? यानी कि ऑप्शन है आपके चेन्नई, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी अहमदाबाद। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहां पर है? अहमदाबाद में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। और उसके बाद नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी हिंद महासागर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59 की बात कर लेते हैं। कह रहा है माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में है? माउंट किलिमंजारो एक पर्वत चोटी है और ये कहाँ पर पड़ती है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी एशिया, डी अफ्रीका। तो माउंट किलिमंजारो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। 59 नंबर डी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, जो कि आपके एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन है जीएस पोर्शन का, यानी जीएस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। ये है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जो कि एक स्लोगन है, काफी फेमस भी है। और पूछा कि ये किसने, इस नारे को किसने सबसे पहले कहा था? इंकलाब जिंदाबाद। ऑप्शन है आपके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, मंगल पांडे। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था आपके एक सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी, जिनको हम भगत सिंह के नाम से जानते हैं। तो भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में आपके क्वेश्चन नंबर 60 के? ये आपके क्वेश्चन नंबर 60 के ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरीके से हमने क्लास 6 से लेकर के 8 तक के जीएस के पेपर के जो जीके वाले क्वेश्चन थे 60 क्वेश्चन, उसको हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। और उम्मीद है कि आपको इसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आशा करते हैं कि आप लोगों ने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया होगा और इनाम में आप साइकिल जरूर लेकर जाएंगे। तो आप अपने सॉल्यूशन को जाकर के घर पे मैच करिए और सबको बता दीजिए जिन जिन लोगों ने एग्जाम में मतलब एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम को दिए हैं और अपना स्कोर चेक करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सबको बता दीजिए कि केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट की तरफ से जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई है उसका दोनों कैटेगरी का वीडियो सोल्यूशन आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुका है और आप अपने सोल्यूशन को वीडियो से मैच करवा सकते हैं और अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद के वीडियो में आपको मिलेगा आपके पेपर का मैथ का सोल्यूशन। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।